अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं आपके साथ ऐमन चौधरी। नाजरीन, आलमी मंजरनामे में गाजा के हवाले से बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गाजा में क़याम अमन के अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से पेश करदा 20 नकाती मंसूबे के हक में करारदाद मंजूर कर ली है। करारदाद में गाजा में मुख्तलिफ ममालिक की अफवाज पर मुश्तमिल बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स का क़याम शामिल है। करारदाद के हक में पाकिस्तान, बरतानिया और फ्रांस समेत 13 ममालिक ने वोट दिया, जबकि रूस और चीन ने रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इस मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने इस करारदाद को जंगबंदी को बरकरार रखने की जानिब एक अहम कदम करार दिया है, जबकि दूसरी जानिब हमास ने सलामती काउंसिल की करारदाद को मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि ये करारदाद फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक और मुतालिबात को पूरा नहीं कर सकती है। ताहम फ़लस्तीन अथॉरिटी ने गाजा अमन प्लान की हिमायत करते हुए ये मुतालिबा किया है कि करारदाद पर जल्द अमल दरामद कराने की ज़रूरत है। इसी से मुतालिक हमारा पहला और बड़ा सवाल आज के प्रोग्राम का ये है कि सलामती काउंसिल में ट्रंप गाजा अमन प्लान मंजूर हो गया, क्या इस प्लान से फ़लस्तीनियों को सुख का सांस नसीब होगा? आज के पैनल का तारुफ मैं आपसे कराती जाऊँ। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और खालिद कयूम साहब। नवीद साहब, आप क्या कहते हैं इस करारदाद के बाद? आप समझते हैं कि फ़लस्तीनियों को सुख का सांस नसीब हो पाएगा? देखिए अमन, सुख का सांस इन द सेंस के जो 2 साल से फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी जारी थी, जो वहाँ पे इंसानियत के ख़िलाफ़ मज़ालिम जारी थे, जो बर्बादी जारी थी, तो वो तो रुक गई है। तो इस हद तक तो बिल्कुल फ़लस्तीनियों को सुख का सांस जो है वो लेना नसीब होगा। लेकिन असल मसला तो अपनी जगह पे ही है। देखें, असल पाकिस्तान ने भी बारहा ये कहा और अक़वाम मुत्तहिदा भी ये कह चुकी है कि 2 रियासती जो हल है वो इस मसले का जो है वो देरपा हल है। लेकिन अगर इस 20 नुकाती पीस प्लान को देखा जाए तो इसमें 2 रियासती हल के बारे में कोई एज सच क्लियर बात नहीं की गई। अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की गई और उसके साथ साथ पीस बोर्ड की बात की गई कि जो टेक्नोक्रेटिक सेटअप, गैर सियासी टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो गवर्नेंस को देखेगा, उसको जो है वो पीस बोर्ड उसको ओवरसी करेगा, उसकी निगरानी करेगा और उस पीस बोर्ड को डायरेक्टली अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद उसको जो है देखेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ जो स्टेबलाइजेशन फोर्स की बात की गई, अब वो स्टेबलाइजेशन फोर्स में किन किन ममालिक के लोग शामिल होंगे वो तो अभी तक सामने बात नहीं आई। लेकिन वो स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है वो इजराइल और मिस्र के साथ मिलके फिर उसका मैंडेट देखें कि उसने करना क्या है। तो उसने बेसिकली जो है वो सरहदों की निगरानी के साथ साथ उसने जो है वो वहाँ पे जो मुसल्ला गिरोह हैं, मुसल्ला गिरोह कौन है वो तो सबके सामने है कि हमास वहाँ पे मुसल्ला गिरोह है, उसको गैर मुसल्ला करना और डीवेपनाइजेशन करना, ये उसका मैंडेट होगा। और इसी वजह से मेरे ख्याल में हमास ने जो इसको मुस्तरद किया है, उन्होंने कहा कि जो स्टेबलाइजेशन फोर्स होगी वो बेसिकली एक फरीक बन जाएगी कि जब आप डीवेपनाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप हमास को गैर मुसल्ला करने की तरफ जाएंगे, तो जो है ऑब्वियसली फिर वहाँ पे मसले मसाइल आएंगे। फिर दूसरी बात ये कि जो 2 रियासती जो हल है, पाकिस्तान की तरफ से ये तजावीज़ दी गई थी और पाकिस्तान की बेशतर तजावीज़ जो थी मेरे ख्याल में उनको जो है इसका हिस्सा नहीं बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान ने 2 रियासती हल की बात की थी कि इसमें क्लियर कट एक वाज़े जो है वो 2 रियासती हल की तरफ जो है ये लेके जाया जाए, लेकिन उसका कोई वाज़े उसमें अब बात नहीं की गई। इसके अलावा जो है वो ये बात पाकिस्तान की तरफ से आई थी कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है उसको जो है वो जो कुलीदी किरदार उसका हो, लेकिन वो उसको नहीं दिया गया। फिर स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से पाकिस्तान ने बात की थी कि उसके हवाले से भी जो है वो वजाहत होनी चाहिए, लेकिन वो वजाहत भी जो है वो सामने नहीं आई। इसके अलावा एक चीज़ और एमन जिसका मैं जिक्र करता चलूँ कि इजराइल यहाँ पे एक चीज तो साबित हो गई कि इजराइल का पलड़ा भारी था।
सारी दुनिया, सारे मुसलमान ममालिक एक तरफ उनकी बेबसी अपनी एक तरफ कि वो कितनी बेबसी कितने बेबस हैं कि वो इजराइल को जो है वो अकाउंटेबल नहीं ठहरा रहे, कि वो इजराइल जिसने नस्ल कुशी की उसको अक़वाम मुत्तहिदा ने माना, उसको जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने माना, उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने माना कि आपने वहां पे नस्ल कुशी की, जिस तरह से आपने तबाही की, बर्बादी की। सारी दुनिया के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको एक तरफ रख के बिल्कुल, ये तो बेसिकली एक तरह से अगर देखा जाए इजरायली वजीर आजम जो नेतन्याहू हैं, ये तो उनको रिवॉर्ड करने वाली बात है कि जो कुछ वो चाह रहा था वही कुछ हो रहा है। वो कह रहा है कि जी मैं 2 रियासती हल नहीं मानूंगा। यहाँ पे इस पीस प्लान में मैंने अगेन जो शुरू में बात की कि आपको जो इमीडिएट वो तो है कि आपने जो नस्ल कुशी हो रही थी फलस्तीनियों की, जो बर्बादी हो रही थी, जो कि गाजा को एक कब्र बना दिया गया था, वो तो हो गई, लेकिन मसला असल मसला अपनी जगह पे कायम है। जब तक 2 रियासती हल जो है इस मसले का नहीं आएगा तो ये सारा जो है आई डोंट सी इट गोइंग एनीवेयर। सही, बिल्कुल ऐसा ही। आमिर साहब, आप क्या कहते हैं? जो 20 नकाती करारदाद पेश की गई, एक तो उसको किस नजर से देखते हैं जो कि मंजूर की गई, और दूसरा आप समझते हैं कि जिस तरह अभी नवीद साहब भी बात कर रहे थे कि मसला अभी भी वही है, वही 2 रियासती हल होना चाहिए ताकि फलस्तीन को सुख का सांस मिल सके और उनकी नस्लें सुकून से आगे बढ़ सकें, ऐसा मुमकिन दिखाई देता है आपको? देखें, पाकिस्तान ने करारदाद के हक में तो वोट दिया, लेकिन असल बात यह है कि जो नस्ल कुशी जारी थी वहाँ पे, उसको रोकने में तो मावन हुई किसी न किसी हद तक। और वहाँ पे इंसानी ज़िंदगी में कोई, आप ये कह लें कि कोई खुराक पहुँचती है, कोई दवाई पहुँचती है, एक बिल्कुल बहीमाना अंदाज में इसराइल लगा था और लगा भी रहेगा, इसमें भी कोई शक नहीं है कि जब ज़ाहिर अमेरिका उसके साथ है और बाकी तो सिर्फ आएँ बाएँ शाएँ हैं, कहानियाँ हैं। पाकिस्तान जैसे ममालिक अपना जोर लगा सकते हैं कि किसी तरीके से फ़लस्तीनी भाइयों का खून बहाने से रोकें। पाकिस्तान तो खड़ा है कि 1967 से कबल की जो बाउंड्रीज़ है उसके ऊपर जाके 2 रियासती हल होना चाहिए। अच्छा, अब ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि हमास को गैर मुसल्लह करना, मेरे जो इतला की चेक की है वो ये है कि अज़रबैजान, उर्दन और एक यूरोपीय मुल्क, इनकी फोर्सेस वहाँ पे इकट्ठी हो सकती हैं। कुछ लोग तो पाकिस्तान को जोड़ रहे थे कि उर्दन के साथ मिलके जाएगा, लेकिन जो मैंने चेक किया, अच्छा परसों मेरी इसहाक डार साहब से इस करारदाद के पास होने से पहले बात हुई थी प्रेसिडेंसी में, तो वो कह रहे थे कि देखिए हमारा तो कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रुके, वहाँ कोई ब्रेक आए। पहला हमारा मतवा नज़र पाकिस्तान का ये है, और अगली बात वही है कि पाकिस्तान उस मौक़िफ़ पे जो अब करारदाद में भी पाकिस्तान ने वादे किया कि हम चाहते यही हैं कि 1967 से कबल की जो बाउंड्री है उस पर जाएँ। और अभी अगले हफ्ते में जो मकबूजा कश्मीर का स्टेटस के ऊपर करारदाद है, पाकिस्तान की एक और करारदाद भी सलामती कौंसिल में दोबारा वो इयादा करना होता है कि आप अपना मसला जिंदा रखते हैं, वो भी लेके आ रहे हैं। पाकिस्तान एक बड़े फोरम पे मेंबर भी है और गुफ्तगू भी कर रहा है, हर अंदाज से उस इशू पे बात करता है जहां इंसानी हकूक की बात है, मकबूजा कश्मीर की बात है, फ़लस्तीन की बात है। लेकिन अब इशू वही बात आती है कि या तो आप कह देंगे जी ठीक है हमास लड़ती रहे, हमास ने हमला किया था, नतीजे में कितने हज़ार लोग शहीद करवा लिए, बदले में हमास ने क्या किया उस हमले के बाद? मतलब कोई ऐसा प्लान आया कि मैं और आप जज्बाती होकर गुफ्तगू शुरू कर दें कि जी नहीं बस तुम मारते रहो इसराइल? कुछ तो ब्रेक आ रहा है ना, उसके अंदर से ही मुमकिन हल ही ढूंढा जाता है कि आप या तो इस पावर में हो, आप बटन दबाएं और सब कुछ पलक झपकने में हो जाए, लेकिन नहीं हो रहा ना। आपने आलमी बरादरी के साथ चलना है ना, तो आप आलमी बरादरी के साथ इसलिए चल रहे हैं कि नहीं हम इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं, इसराइल गासिब है और इसराइल बिल्कुल ठीक कर रहा है, ना पाकिस्तान ये काम कर रहा है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को अपने तौर पे इस्लामी ममालिक के दरमियान में भी, और जहाँ जहाँ हमारा असर व नफूज है हम उनके साथ बात करें कि भाई जब पूरी यूरोपीय कम्युनिटी खुद बरादरी कह रही है, अमेरिका कह रहा है, लोग कह रहे हैं ना, यूनिवर्सिटियों के बच्चे कह रहे हैं, सब कह रहे हैं कि आप एक जुल्म कर रहे हैं और इसको बंद करें, इसराइली जो फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है उसके ऊपर। तो उस आवाज के साथ हम अंग होने के लिए हमें आलमी बरादरी के साथ भी चलना है और अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज से लेके चलना है। मेरे ख्याल में इसके अलावा कोई हमारे पास इस वक्त कोई हल सामने मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि हम गले फाड़ें जज्बाती होकर सड़कों पर जो हमारे लोग करते हैं काम, भाई फिर वो तो नहीं ना हो सकता। वहां पे तो अमली तौर पर ही करना है जो कर सकते हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो इमदादी कैंप हैं, सामान अभी मिस्र पहुंचा है, वहां से भी मुझे खबर आई है कि वो भी हम जो काम कर सकता है पाकिस्तान वो कर रहा है। ऐसे ही है। अयाज साहब, आप क्या समझते हैं इस अमन प्लान में किस किस मुल्क की फौजें गाजा जाएंगी?
ये तो ज़ाहिर है अभी उन्होंने नहीं बताया तो गेस्ट वर्क ही हो सकता है। वो आमिर चूँकि आपको जो बता रहे हैं ज़ाहिर है उन्होंने कहीं से चेक किया तो वो बता रहे हैं। मेरे पास तो इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी तक। सही। मुझे ये जो 20 निकात हैं अमन के, बस वो ये इससे मसला हल होता मुझे कम अज़ कम नज़र नहीं आ रहा इन नियर फ्यूचर। ये बिल्कुल ठीक है, जंग बंदी हो गई, पाकिस्तान ने कहा जी इसको मुश्किल बुनियादों पे होना चाहिए, इसको जारी रहना चाहिए, हमारा ये मुतालबा मान लिया गया, बाकी हमारा कोई मुतालबा नहीं माना गया। इसके बावजूद हमने ज़ाहिर है ट्रंप अंकल से पंगा तो नहीं लिया जा सकता। जब उनका ये मंसूबा था तो ये कैसे हो सकता था कि हम एब्सटेन भी कर जाते, हमें वोट तो देना पड़ना था और वो हमने दे दिया। जो हकीकत है वो माननी चाहिए। चाइना और रशिया ने इस पर तनकीद भी की है, एब्सटेन भी किया है। देखें इसमें यूएन मिसिंग है, अक़वाम मुत्तहिदा कहीं नहीं है इसमें। एक बादशाह सलामत डोनाल्ड ट्रंप वो होंगे, वो फैसले करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप किसको नहीं पता कि वो अगर फैसला करेंगे तो वो आपके या मेरे हिमायत में तो नहीं करेंगे। वो तो जो इजराइल चाहेगा, अभी भी इसमें नज़र आ रहा है ना, इजराइल की मंशा के मुताबिक जो चीज़ें थी वो कर ली गई। अगर डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे होते कि इसका मसले का मुस्तकिल बुनियादों पे को हल है तो वो दो रियासती हल था, लेकिन वो इसमें बदकिस्मती से नहीं है। जब वो नहीं है तो फ़लस्तीनी अथॉरिटी चलें, वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी की भी हमारी जितनी बहादुर है, हमारे जितनी इख्तियार है उसके पास भी, वो भी मानने पे मजबूर है। हमारे इस्लामी मुल्क भी बेचारे इसी तरह होता है, उन पे हमला भी हो जाए और उसके बाद वो फिर वो कहते हैं कोई नहीं, वो दूसरा गाल सामने कर देना चाहिए, गाल पे थप्पड़ पड़ जाए। इनका तो ये हालत हुई हुई है। इतने डरे खौफजदा ये ममालिक हैं सारे, तो हम तो बहुत पीछे हैं इनसे। इनके पास तो वसाइल भी हैं, पाकिस्तान के पास तो वसाइल भी नहीं हैं, तो हम तो इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते थे। दो बड़ी ताकतें चाइना रशिया वो अपना इजहार कर सकते थे, उन्होंने इजहार कर दिया, इस पर तनकीद भी कर दी। उसकी वजह यह है कि मुस्तकबिल में जो भी वहाँ होने जा रहा है, जब वो शहंशाह मुअज़्ज़म बादशाह सलामत ट्रंप ही फैसला करेंगे, वो जो भी वहाँ ही विल बी कॉलिंग द शॉट्स, तो फिर उसमें क्या गुंजाइश रह जाएगी मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन स्टिल हम अल्लाह करे कि, क्योंकि उसकी वजह यह कि सिर्फ 1200 इसराइली मरे हैं इस दौरान और 70,000 के करीबी फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मतलब वो बिल्कुल उन्होंने गाज़ा तो तबाह कर दिया, वो ये हालत हो गई। तो उसमें ये मैं कह सकता हूँ कि ये गनीमत है कि चलें यहाँ से उसके गज़ा के मलबे से हमने को थोड़ा सा ये वो जो स्ट्रक्चर बचा था वो निकाल के ले आए। इससे ज़्यादा मुझे इसमें कुछ नज़र नहीं आता। सही। खालिद साहब, आप क्या कहते हैं इस करारदाद के हक में? 13 ममालिक ने वोट दिए, 2 ऐसे ममालिक जो कि सुपर पावर भी समझे जाते हैं उन्होंने वोट नहीं किया और मुखालफत भी की। आखिर ऐसी क्या वजूहात हैं? ऑल दो बड़ी वाज़ेह वजूहात हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि वो वजूहात इस कदर अहम हो सकती हैं कि वो इसको मज़ीद इफ़ेक्ट कर सकें? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये कोई मुआहदा नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि एक सदर ट्रंप का एक अमन मंसूबा है, जो है पीस प्लान है। और ये पीस प्लान जो है वो सदर ट्रंप ने अमेरिका के अंदर और अमेरिका के बाहर जो उन पर इस हवाले से इस अमन के लिए और इसराइल की तरफ से जो खून रेजी वहाँ पर हो रही थी और जो हलाकतें 70,000 तक जो हैं फ़लस्तीनी शहीद हुए, इनको आज वहाँ नस्ल कशी जो हो रही थी उसको रोकने के लिए जो प्रेशर था वो अमेरिका के अंदर भी बहुत प्रेशर था, अमेरिका के बाहर भी बहुत प्रेशर था, और यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जो अमेरिका के बड़े अहम इत्तेहादी रहे हैं उन सब का जो है वो एक दबाव था, प्रेशर था कि इस जंग को रोका जाए। और इस जंग को रोकने के लिए और अमन के क़याम के लिए जो है ये एक पीस प्लान जो है वो दिया गया है। और इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी सदर ट्रंप ने साथ मिलाया। और इसमें जो बात आपने की कि रूस और चीन जो हैं वो उनकी तरफ से जो है वो हमायत नहीं की गई, उनकी तरफ से जो है वो वीटो नहीं किया गया। इस कॉन्फ्रेंस इस करारदाद की मुखालफत भी नहीं की गई, लेकिन उन्होंने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। उसकी एक वजह यह है कि रूस और चीन ने, चूँकि जो अरब ममालिक हैं
और मुस्लिम ममालिक हैं वो चूँकि इस पीस प्लान की हमायत कर रहे थे, उसके साथ खड़े नज़र आए, जिस वजह से इन दोनों ममालिक ने भी जो है इस तरह की पॉलिसी जो है वो अख्तियार की ताकि उनको भी जो है वो नाराज़ ना किया जाए। और उसमें देखिए इसमें इस पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात उनके हैं, दोनों ममालिक के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसका अजहार जो है वो रूस और चीन जो है वो कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है उन्होंने इसमें कोई बड़ी रुकावट जो है इस अमन मंसूबे में जो है अमन प्लान जो है उसमें पैदा नहीं की गई। और पाकिस्तान का भी जो मौक़िफ़ इस हवाले से पाकिस्तान ने एंडोर्समेंट की है, पाकिस्तान ने भी दरअसल जो अरब ममालिक और जो इस्लामी ममालिक हैं उनका जो मौक़िफ़ है, उनका जो इस हवाले से हमायत है उसको जो है वो एंडोर्स किया है। और एक और इस हवाले से जो है वो इक़दाम जो है इसी तरह के अरेंजमेंट में होने जा रहा है कि इससे एक वर्ल्ड बैंक की सरपरस्ती में की सरबराही में एक जो है वो एक फ़ंड जो है वो भी वहाँ पर जो है वो इस तरह कायम किया जाएगा, जिसके तहत जो रिकन्स्ट्रक्शन का, गज़ा की बहाली का, वहाँ तमीर नो का जो मरहला है उसके लिए जो है वो फाइनेंसिंग जो है वो अभी की जा रही है। और इसमें एक देखिए एक बड़ा अहम नुकता ये है, पहले खदशात ये किए जा रहे थे कि शायद वहाँ से फ़लस्तीनियों का इनखला होगा। इस पीस प्लान के अंदर जो है फ़लस्तीनियों का कोई किसी किस्म का जो है वो इनखला नहीं है। लेकिन ये जो आर्जी अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट जो है वो फ़लस्तीन अथॉरिटी का कोई मुतबादल जो है वो नहीं होना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जो दो रियासती हल है उस हवाले से बज़ाहिर कोई पेशरफ्त नहीं है, जिसके लिए आप जानते हैं कि UN का जो इस दफ़ा इजलास हुआ था उस इजलास के दौरान पाकिस्तान और अरब और इस्लामी ममालिक ने मिलकर जो है वो एक किरदार अदा करने की कोशिश की और भरपूर आज इस हवाले से एक्टिविटी भी हुई, सरगर्मियाँ हुई कि ताकि कोई दो रियासती हल जो है उस बारे में कोई पेशरफ्त हो सके। लेकिन फ़िलहाल जो है इस हवाले से कोई बड़ी पेशरफ्त नज़र नहीं आई। सही। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं इस पीस प्लान के बाद आपको गाज़ा के लोगों के लिए कोई अमन होता, कोई सुकून होता, कोई सुख की सांस लेते वो दिखाई देते हैं? देखिए, इसके लिए ये कोशिश है जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने की है और बिल्कुल उसने अपने हाथ में ही रखा है कि बोर्ड के चेयरमैन भी वही होंगे, पीस प्रोसेस के सारा सिलसिला वो खुद देखेंगे, जो भी है इस पर जो 20 नुकात हैं वो भी उन्हीं के दिए हुए हैं। अगर ये पाकिस्तान ने जो दिए हैं, पाकिस्तान के वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ कि दो रियासती जो प्लान था उस पर नहीं किया, इसलिए पीस एक फ़ोर्स भी उधर रखी जाएगी। अब ये सारा देखना है कि किस तरह रखी जाएगी, कि किस तरह पीस को रखने के लिए क्या इक़दाम करते हैं। ये है कि बिल्कुल जो हमास को निकाल दिया गया, हमास की उसमें रखनी चाहिए थी, क्योंकि वहाँ जो फ्रीडम फाइटर हैं उनको रहना चाहिए था ताकि उनकी भी विल शामिल होती इसमें सारी पीस प्रोसेस में, तो फिर ज़्यादा फ़ायदा होता फिर। लेकिन अब भी ये है कि माहिदा किसी वक्त भी जो है इसमें रद्दोबदल हो सकती, टूट फूट हो सकती है, और इसमें ये पीस प्रोसेस मुस्तकिल एक हल नहीं है। लेकिन अगरचे इसमें ये एक फ़ायदा हुआ कि जो इसराइल ने शुरू की हुई थी जारियत अपनी, रोज़ निहत्ते शहरियों का शहीद किया जा रहा था, वो एक अमल है उसमें रुकावट आई है। और इसमें तमाम पाकिस्तान समेत जो इस्लामी ममालिक हैं इसमें इस हद तक ये देखते हैं कि अपनी कामयाबी कि उन्होंने एक प्रोसेस जो था जारियत का इसराइल की, अगरचे अमेरिका सारा करवा रहा था, इसराइल की पावर जो थी सारी अमेरिका की तरफ से आ रही थी, वो एक रुक गई है। और इसमें यह है कि आगे जो लाहे अमल है कि 1966 से पहले की जो बाउंड्री लाइन है उस पर काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन एक मुतालबा तो है इनका कि उस पर अमल दरामद करवाया जाए। लेकिन वो जो प्रोसेस जो है ये मुस्तकिल देर पा नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि इसमें किसी टाइम भी कोई मसला होगा तो हमास ज़ाहिर है उस पर एहतजाज मजम्मत वगैरह वो तो करेगी, अपनी जारी रखेगी इसको। तो अब देखिए किस तरह इसको पीस जो प्रोसेस है इसको आगे किस तरह बढ़ाते हैं, इसराइल को किस तरह, क्योंकि इसराइल अभी तक बाज नहीं आया।
अभी भी वो किसी के रोज़ कुछ ना कुछ करता रहता है। तो लेकिन अमेरिका की जानब से जो इतनी है कि एक वो उनकी साइड मारी हुई है, इसराइल की इतनी वो हमदर्दी भी करता है, जो भी करता है सारा। लेकिन अगर चाहिए है, ये तो मुतालबा इसने किया है कि इन ममालिक जो हैं, जो इसके पीस प्रोसेस के लिए जो आगे बढ़ रहे थे ममालिक, उनकी इस बात को सुना है और एक अमल रोका है, जिस पर लोगों ने शुक्र किया अल्लाह ताला के कि ये रुकी है, एक जारियत वगैरह जो आए दिन कर रहे थे। लेकिन बीच में से इसमें उस वक्त तक बेहतरी आएगी जब हमास को इसको अंदर शामिल करेंगे पीस प्रोसेस में। चीन और उसने जो रूस ने इसीलिए कहा था कि उनको ज़रूर शामिल करना चाहिए था, अगरचे पाकिस्तान का भी यही मुतालबा था पाकिस्तान, लेकिन नहीं माना गया। लेकिन इस पर अमल दरामद जब तक नहीं होगा, पीस प्रोसेस उस वक्त तक शामिल होगा। क्योंकि अगर जो आती है फोर्सेस वगैरह जो अगर आती हैं इधर लॉ जो करते हैं दोस्त ममालिक, लेकिन वो इसमें वो उस तरह नहीं होगी, वो खुद एक पार्टी बन जाएगी इस मसले में। इलियास साहब, बिल्कुल पाकिस्तान तो अमन का ख्वाह कायम करने की ख्वाहिश भी रखता है। गज़ान मंसूबे के हवाले से एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे 28वीं तरमीम की बाज़ शुरू हो चुकी है। हमारा सवाल ये है कि 28वीं तरमीम की गूंज हकीकत या फिर अफसाना? एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे ब्रेक के बाद। तरमीम में 28वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए ये 28वीं तरमीम की बाज़गश्त कर रहे हैं। ये अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं, लोगों की नज़रों में ये गिर चुके हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 27वीं तरमीम और फिर उसके बाद 28वीं, 29वीं, 30वीं, अब तो जो चाहे आपका उसने करिश्मा साज करे। जो 27वीं तरमीम है उसमें तो उन्होंने बिल्कुल ही अदालत पर कब्जा करने की कोशिश की और अमलन वो उसमें फिलहाल कामयाब भी हो गए। वो अलग बात है कि एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ये सारी तरमीमें खत्म होंगी। वेलकम बैक। तो बात करेंगे 27वीं तरमीम पर। अमल दरामद हो रहा है, उसके सियासी और अदालती महाज पर असरात भी सामने आना शुरू हो चुके हैं, मगर अभी से 28वीं तरमीम आने की बाज़गश्त भी शुरू हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि जल्द 28वीं तरमीम आएगी, जिसका NFC अवार्ड मरकजी नुक्ता होगा। और उसी तरमीम में नए सूबों के क़याम के हवाले से भी इतलात सामने आ रही हैं, जबकि वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को खबरदार किया और कहा है कि अगर बल्दियाती बिल पर कोई पेशरफ्त ना की गई तो सिंध में एक और सूबा बनेगा। जिस पर सूबाई सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने जवाब देते हुए ये कहा कि दुनिया की कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। जबकि जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान भी ये कहते हैं कि 28वीं तरमीम एक शोशा है जो 27वीं तरमीम से तवज्जो हटाने के लिए छोड़ा जा रहा। सवाल ये है कि 28वीं तरमीम की बाज़गश्त तो शुरू हो चुकी है और 28वीं तरमीम की इस गूंज में कुछ हकीकत है या फिर ये अफसाना है? आमिर साहब, क्या कहते हैं आप? अच्छा, मुझे नहीं पता अफसाना हकीकत। आपने 4-5 चीज़ें कही हैं, तो मैं बस उस पर 4-5 चीज़ों पे कुछ कहूँगा कि क्या अगले साल सुप्रीम कोर्ट अपने नाम से मौजूद रहेगी और क्या सूबे अपने इन्हीं नामों पे रहेंगे? क्योंकि 1960 तक तो कराची दारुल हुकूमत था ना पाकिस्तान का, तो सिंध का हिस्सा तो नहीं था। तो ये जो जज्बात में सारी गुफ्तगू हो रही है और कुछ लोग वैसे सूबों के लिए काम कर रहे हैं कि ये वैसे तो नहीं कर रहे। अब राना सनाउल्लाह भी कह रहे हैं, फिर NFC अवार्ड भी जाहिर है इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने आईनी तरमीम पास होने के बाद बिलावल की मौजूदगी में कहा था कि मैं चाहूँगा कि इसके आईनी तरमीम के बाद हम इसके ऊपर अलग से बैठ के बात करेंगे। तो पाकिस्तान के अंदर हम चौथा सतून तो खुद बने हुए हैं ना, मुकन्नना अदलिया और इंतज़ामिया के बाद मीडिया। आपको याद होगा बहुत बड़ी कंपेन चली। तो क्या ये 3 सतून के साथ कोई चौथा सतून बाज़ाब्ता तौर पे तहरीरी तौर पे आ चुका होगा? ये अगले साल की कहानी है। अभी तो आपने 3 सेनेटर मतलब जो हुक्मरान इत्तेहाद के हैं वो बनेंगे। इरफान सिद्दीकी मरहूम की सीट पे तो इलेक्शन का अनाउंसमेंट आ गई है, लेकिन सेनेटर अहमद जो हैं बलूचिस्तान से, JUI वाले, और सैफुल्लाह अबड़ो PTI वाले सिंध से, इनके रिज़ाइन एक्सेप्ट होने हैं, इनकी जगह इलेक्शन होने हैं। तो 65 वोट बगैर यूसुफ रज़ा गिलानी के हुक्मरान इत्तेहाद के पास हो गए। देखिए अभी बहस हो रही है, इस पर काम चलेगा, कई सालों का मंसूबा है, ब्रेक भी आई, ये मंसूबा उड़ भी गया, लेकिन है अपनी शक्ल में कहीं ना कहीं मौजूद और इस पर कोशिश भी हो रही है। सही। आयाज साहब, राना सनाउल्लाह तो ये कह चुके हैं कि 28वीं तरमीम होगी और जल्द होगी। आपको क्या लगता है कि होगी, और अगर होगी तो क्या क्या नकाद हो सकते हैं? मुझे राना सनाउल्लाह साहब की बात पे ज़्यादा एतबार नहीं है, मुझे फैसल वावडा साहब की बात पे बहुत ज़्यादा एतबार है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने 27वीं तरमीम पास होने से भी पहले कहा था कि ऐसी की तैसी ये भी होगी, 28वीं भी होगी, 29वीं भी होगी, तो इसलिए मैं तो उस दिन से मेरा कामिल ईमान है इस बात पे कि ये होनी है।
और शायद जोश जज्बात में बिलावल साहब कुछ थोड़ा ज़्यादा बोल गए थे कौमी असम्बली में जब वो खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि किसी का बाप भी वो NFC को नहीं छेड़ सकता। मतलब वो बात ये है कि अगर अब चीज़ें चूँकि छिड़ना शुरू हो गई हैं, और जाहिर है सबसे पहले उसके मरकज़ी किरदार बिलावल साहब आप रहे हैं जब आपने 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा ली थी। उसके बाद तो ये राइटिंग ऑन द वॉल था। फिर आपको हैरत नहीं होनी चाहिए अगर सूबे भी और बन रहे हों, बल्दियाती निज़ाम भी मजबूत हो रहा हो, NFC से ज़ाहिर है मरकज़ कैसे चलेगा भाई, कि सारा पैसे सूबे ले जाएंगे। आपने दिफा किस तरह करना है, बाकी मामलात कैसे चलाने हैं, अपने मरकज़ तो फिर वो आपने महदूद कर दी इस्लामाबाद तक कि इसके बाद उसकी टेरिटरी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर बेचारा, और उसके पल्ले है ही कुछ नहीं। इस तरह से तो मेरा ख्याल ये नहीं चलेगा। इंडिया में हुआ ना, आपने देखा बेशुमार, पंजाब के देख लें कितने सूबे बन गए वहाँ, बाकी तो छोड़ दें कि जो सूबे बने हैं नए, पंजाब में इतने सूबे बन गए। तो वो जो या तो वो उस सतह पे चले जाएं कि डिविजनल लेवल पे आप इंतज़ामी इख्तियारात दे दें अगर इस मुल्क को आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये जो ब्लैकमेलिंग है ना, ये 4 सूबों वाली, ये इससे ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। ये उस तरह से ये बिल्कुल क्लियर कट बात है, और वो ऐसे ही नहीं होती। कुछ जो वो कहते हैं ना, जो मशक हो रही होती है, कोई एक्सरसाइज हो रही होती है, वो मुसलसल हो रही है, तो आपका ख्याल है कि वो बिल्कुल टाइम का ज़या, नो, वो टाइम का ज़या नहीं है। बिलावल साहब तैयारी करें। वो जो आप बड़ा चीख के कहते थे ना, मैं 26वीं आईनी तरमीम मंजूर करा रहा हूँ, अब मेरे ख्याल फिर शायद पीपल्स पार्टी की चीखों का वक्त हुआ है। सही। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि 28वीं तरमीम होगी, और अगर होगी तो इस बार क्या आवाम के लिए भी उसमें कुछ रिलीफ होगा, कोई आवाम की भी बात होगी? एमन, बहुत अच्छी बात की आपने। आवाम के लिए मुझे ये बताएं कि ये गवर्नमेंट और इसकी पिछली गवर्नमेंट, मैं PDM की गवर्नमेंट का जिक्र कर रहा हूँ जिसमें यही पार्टियां बैठी थीं, कौन सा कानून है, वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो, वो नैब के कानून में तरमीम हो, वो 26वीं तरमीम हो, वो 27वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, कौन सा कानून है? और वो सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था ना कि इन पार्टियों ने जितनी कानून साजी की है वो सेल्फ सर्विंग कानून साजी है, वो अपने मफाद के लिए कानून साजी की है। क्या इलेक्शन एक्ट में कानून साजी अवाम के मफाद के लिए की गई? क्या नैब के कानून में तरमीम जो है वो अवाम के मफाद के लिए की गई? क्या 26वीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई गई अवाम के मफाद के लिए थी, या ये 27वीं जो लेके आई गई? देखें, बात ये है, वो जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था ना कि ये आइन जो है ये कागज का एक टुकड़ा है, तो ये कागज का एक टुकड़ा ही बन के रह गया है। अब 26वीं तरमीम से आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक हैयत थी, उसकी जो शक्ल थी, उसको बिगाड़ दिया। जो ट्राइकोटमी ऑफ पावर जो थी आपने वो खत्म कर दी, और 27वीं तरमीम से तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन को ही खत्म कर दिया। देखें ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन जो ये कहता है कि कानून की नजर में सब बराबर हैं, लेकिन अब कानून की नजर में सब बराबर नहीं है। अब वो जो जॉर्ज ऑरवेल ने अपने नॉवेल में कहा था ना, वो एनिमल फॉर्म में, कि ऑल एनिमल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, तो यहाँ पे सारे इंसान जो है, सारे पाकिस्तानी कानून की नजर में बराबर हैं कुछ, लेकिन कुछ जो है वो कुछ ज्यादा ही बराबर है। तो आपने तो आइन को जो है वो कागज का टुकड़ा बना के रख दिया है। तो अब वो 26वीं हो गई, उस वक्त भी हमने कहा था कि 27वीं आएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात हो रही थी और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, तो वो तो आनी थी। अब 27वीं में क्योंकि 18वीं तरमीम NFC के पैसे जो है वो सूबों को दे के, तो विफाक के पास तो पैसे ही नहीं बचते। वो तो गवर्नमेंट जो विफाकी गवर्नमेंट चल रही है वो तो कर्जों से चल रही है। तो 28वीं भी आएगी, और उसके बाद आप बिल्कुल खातर जमा रखें 29वीं 30वीं, क्योंकि आइन जो है वो कागज का एक टुकड़ा बन के रह गया है। नवीद साहब, मतलब सही, मतलब आप कहते हैं कि फैसल वार्डा जो बात कहते थे वो सच है। 27वीं तरमीम हो चुकी है, उस पर अमल दरामद भी किया जा रहा है, और इसी तरह 28वीं तरमीम की बातें की राय आपने जानी। यहाँ वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते। वेलकम बैक। तो ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि 27वीं तरमीम तो मंजूर हो गई और उस पर अमल दरामद भी जारी है, और अब 28वीं तरमीम की बातें हो रही हैं। इलियास साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई 28वीं तरमीम होने जा रही है?
देखिए ये जो गवर्नमेंट ने 28वीं तरमीम की जो बाज़गश्त है, बिल्कुल उसमें जी है कि NFC अवार्ड के तहत सूबों से जो फंड्स लेके इनको देने हैं, इसमें आबादी का जो है उसमें और एक एजुकेशन के जो है उसमें से जो फंड्स वगैरह हैं, क्योंकि हुकूमत के पास तो बचते ही नहीं कुछ, कर्जे दे के दफ़ाई तौर पर जो इस्तेमाल करके। अब जाहिर है इसको अगर NFC में ये कर लें या इसमें चेंज कर लें, इसमें से शेयर्स लेके सूबों से लेके वफाक को दे दें, तो इसके लिए जो चीज़ है, जो सूरत हाल है, अगर पीपल्स पार्टी नहीं मानती, वो कहती है इस चीज़ में नहीं जाना, तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट भी तो बैठी हुई है, तो गवर्नमेंट इस चीज़ को किसी और रंग से दे देगी, या सूबों से शेयर्स लेके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन से, एजुकेशन के नाम से, हायर एजुकेशन के नाम से लेके कहीं ना कहीं फ़ंड लेके उनको दे देगी। और इसको अमेंडमेंट गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है कि जो टारगेट है उनका, उन्होंने टारगेट जी चाहे 25वीं करवा लेते, 25 में ये सारा कर लेते, अगर नहीं अब हो सका तो इनको 28वीं, ये तो इन गवर्नमेंट की नाहली है ना कि गवर्नमेंट को वन गो में करना चाहिए था, तो अब ठीक है वो कर लेंगे। नहीं इसमें पीपल्स पार्टी के सदर को दे दिया बस काफी। इसलिए अब जो है उन्होंने पीपल्स पार्टी ने भी ले लिया, अब जाहिर है इसको नाम चेंज करके फंड्स तकसीम करने ना, NFC में अमेंडमेंट या कुछ और चीज करके फंड्स वगैरह इसको दे देंगे, फेडरल को दे देंगे, तो मसला कोई तो लिहाजा ये फंड्स तकसीम में कुछ आवाम का फायदा कहीं नजर आता है? आवाम का तो फायदा तो क्या है, कान इधर से पकड़ी है उधर से पकड़ी, फेडरल गवर्नमेंट को भी चाहिए था, पहले तो चले गए थे 57.35 या 8 तक चले गए थे कि शेयर उनको मिल रहा था, प्रोविंस को मिल रहा था। अब जाहिर है वो फिर चेंज हो जाएगा, इसमें कुछ लेके दे के वफाक को दे देंगे, तो वफाक भी अमीर हो जाएगा सूबों की तरह। अब देखने सूबों के पास फंड्स वगैरह हैं, लेकिन सूबों को यूटिलाइज करने में मुश्किलात का सामना है। अगर वो सही तरह यूटिलाइज करें तो उसमें अवाम का फ़ायदा है। अगर यूटिलाइजेशन इस तरह के कामों में हो जाए कि जिसमें अवाम का फ़ायदा ना नज़र आए, चंद लोगों का फ़ायदा नज़र आए, वो नहीं होना चाहिए। ये पूरी कौम का यानी सूबे का इस तरह के काम होने चाहिए जिसमें सूबे की अवाम को फ़ायदा हो, मुकम्मल चीज़ों के लिए। बिल्कुल है अब देख लें एजुकेशन में, देख लें आप हायर एजुकेशन में आपकी यूनिवर्सिटियों के हालात देख लें, आपकी यूनिवर्सिटी से कोई इकोनॉमिस्ट, कोई स्कॉलर, कोई इस तरह निकला, पॉलिटिकल साइंस के कुछ स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ चीज़ें बड़ी तो नहीं निकली। अब आपने देख, जाहिर है कि आपकी यूनिवर्सिटियों का म्यार आलमी सतह पर जो क्या है, अब उसके नाम पर वो हायर एजुकेशन के नाम पर फंड लेके यूनिवर्सिटियों को ठीक करने के लिए, आपके देख लें जो हॉस्पिटल थे फेडरल गवर्नमेंट के, उनको फंड देने ही बंद कर दिए गए, और हॉस्पिटलों का बुरा हाल है इस वक्त। सही, बिल्कुल ऐसा ही है, आवाम के फ़ायदे के लिए भी कुछ होना चाहिए। खालिद साहब, आप क्या कहते हैं? अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान तो ये कहते हैं कि 27वीं तरमीम से नज़र हटाने के लिए बस ये 28वीं का शोशा छोड़ा गया है, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि हम थोड़ा जो असल स्टेक होल्डर हैं या पार्लियामेंट जो है वो असल में अख्तियार है जिसके पास आईनी तरमीम का, या सियासी जमातें, ख़ास तौर पर जिन जमातों की वजह से तरमीम हो सकती है, उनसे भी ज़्यादा हम तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो चल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि फौरी तौर पर जो है वो 28वीं तरमीम जो है वो आ जाएगी। आपने देखा होगा कि जो 26वीं आईनी तरमीम थी वो कब आई थी? वो 1 साल पहले आई थी, और जिस दिन तरमीम हुई थी उसी दिन ही ये आवाज़ें आना शुरू हो गई कि अब 27वीं तरमीम भी आएगी, और उस 27वीं तरमीम को आते आते 1 साल लग गया, और उसमें भी फिर जो है उन चीज़ों, जिन चीज़ों पर इत्तेफाक हुआ उनको तरमीम में शामिल किया गया। और अब भी देखिए कि ये जो नहरों का मसला था या NFC अवार्ड का मसला है, पीपल्स पार्टी के लिए ये दोनों इश्यूज जो हैं ये बड़े हसास हैं, लेकिन NFC का मामला जो है वो नहरों की तरह उतना हसास नहीं है। और मैं समझता हूँ कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, इनके होते हुए इसका भी कोई ना कोई जो हल है वो निकल सकता है। लेकिन ये जो सूबों की बात हो रही है, सिर्फ पीपल्स पार्टी ही सूबों के मुखालिफ नहीं। जिस तरह पीपल्स पार्टी को सूबों की जो है वो तकसीम अच्छी नहीं लगती, उसी तरह पंजाब में नून लीग भी सूबों की तकसीम के हक में नहीं है। और ना तो सूबे जो हैं वो MKM की बात पर, उनके मुतालबे पर बनने हैं, ना वो जमात इस्लामी के कहने पर बनने हैं। इस बारे में भी जब भी कोई तरमीम का फैसला होना है तो उसमें जो असल स्टेक होल्डर हैं, 2 पार्टियां, वो पीपल्स पार्टी और नून लीग हैं। बेशक जो भी मामलात हों,
अल्टीमेटली फैसला जो है इन दो बड़ी जमातों ने करना है। लेकिन एक मामला जरूर हुआ है कि जो आप ये सवाल बार बार कर रही थी कि आम आदमी को क्या फायदा पहुंचा है वसाइल से, एनएफसी से। देखिए कि सूबों ने वफाक से तो वसाइल हासिल कर लिए एनएफसी अवार्ड के तहत, लेकिन आगे सूबों ने अजला को वो वसाइल जो है वो फराहम नहीं किए। अब अगर किसी सूबे के अंदर, किसी जिला के अंदर पसमानदगी है सही, तो उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमतें हैं जिन्होंने वसाइल को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। सही होना तो ये चाहिए कि ये वसाइल खालिद साहब कदर कलामी की माजरत, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। अपना फीड रूट दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।